औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, और ना चल सकता है, और ना ही अपने हाथों पैरों को हरकत दे सकता है, लेकिन फिर भी लोग इसे आइंस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा साइंसदान कहते हैं। इसका नाम स्टीफन हॉकिंग है, जो कुदरत का बनाया हुआ कंप्यूटर है। जब हम किसी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो खुद कोई हरकत नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सवालात के जवाब ज़रूर देता है, हमें मालूमात मुहैया करता है। हॉकिंग भी खुद हरकत नहीं कर सकता, मगर इसका दिमाग दौरे हाजिर के चंद ज़हीन तरीन अफराद में से एक है। वो एक शख्स है जिसको डॉक्टरों ने 21 साल की उम्र में ही बता दिया था कि वो 2-3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, लेकिन ना सिर्फ वो 76 साल की उम्र तक पहुंचा, बल्कि इसने ऐसे ऐसे शाहकार लिखे जिसने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। और 14 मार्च 2018 को वो भी इस ब्लैक होल में दाखिल हो गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, 1979 से 2009 तक हॉकिंग कैम्ब्रिज के उस ओहदे पर फाइज रहा जिस पर कभी मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन फाइज थे। हॉकिंग दौरे हाजिर का अफलातून था। हॉकिंग की दिलचस्पी का मौजू कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स थे। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इसको लेक्चर के लिए मदऊ करती थी। स्टीफन हॉकिंग एक खुदकार जदीद किस्म की व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी जबान हिलाए बगैर लेक्चर देते थे। इसकी व्हील चेयर पर एक जदीद किस्म का कंप्यूटर नस्ब था जिसमें से एक तार निकलकर हॉकिंग के दाएं गाल से चिपका रहती थी। वो अपने गाल को हरकत देता था और कंप्यूटर बोलना शुरू कर देता था। यूं जुम्बिश रुखसार से तस्कीरें कायनात होने लगती थी। हॉकिंग जो भी सोचता कंप्यूटर वही बोलता जाता। हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल किस तरह वजूद में आते हैं, ज़मानो मकान की क्या हकीकत है, और ये भी बताया कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो वह साया बनकर इसमें रहने लगेगा, या फिर वह ब्लैक होल को पार करके किसी दूसरी बिल्कुल कायनात में जा निकलेगा। हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई फल्की जिस्म अपनी शकली कशिश की वजह से अपने आप को तबाह कर लेते हैं, जिसके बाद वो कायनात में एक ब्लैक होल की मानिंद रहने लगता है। मारूफ बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी नसीहत में कहा था कि इंसानों को किसी भी अजनबी मखलूक से रब्ता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये नसीहत उन्होंने 2010 में डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्माई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसानों के अलावा यकीनन कोई ना कोई मखलूक कहीं ज़रूर आबाद है, लेकिन इसके साथ उन्होंने इंसानों को खबरदार किया था कि ऐसी किसी भी मखलूक से राब्ते की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि ऐसी मखलूक बनीनो इंसान की तबाही का बाइस बन सकती है। इनका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वह ज़मीन पर आकर हमारे वसाइल छीन कर ले जाएं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कोई मखलूक ज़मीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मकामी आबादी के साथ हुआ था, जो यकीनन अच्छा नहीं था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि अजनबी मखलूक के साथ राब्तों की कोशिश के बजाय इंसानों को इनसे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इनका कहना था कि अगर हम अपनी ही मिसाल ले लें तो हमने कितनी तरक्की की है। अगर कोई और ज़हानत वाली मखलूक आती है तो हो सकता है कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर ले जिसको मिलना शायद हम पसंद ना करें। ख्याल रहे कि साइंसदानों की जानिब से खला में ऐसे मिशन भेजे गए हैं जिन पर इंसानों की तस्वीर के साथ ज़मीन तक पहुंचने के नक्शे भी हैं। मुमकिना तौर पर दूसरे सैयारों पर आबाद मखलूक के साथ राब्ता करने की नियत से खला में रेडियो बीम भेजी गई हैं। प्रोफेसर हॉकिंग का कहना था कि वो समझते हैं कि ये कहना कोई और मखलूक भी कहीं आबाद है बिल्कुल मुंतकी है, लेकिन असल मसला ये मालूम करना है कि वो कैसी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमा दिया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान मजीद की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया। इसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। इसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बाइस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं।
वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट था और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान इसको अपना गुरु मानते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी का महज एक पहलू था। स्टीफन का असल कमाल इसकी बीमारी थी। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। इसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। इसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला कि वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला है। ये बीमारी तिब्बी जबान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे उजलात होते हैं। ये उजलात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALS का पहला मरीज सामने आया तो पता चला कि इंसानी जिस्म का मरकज दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और दुनिया के तमाम मजहब ठीक कहते हैं इंसान को दिमाग के बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये उजलात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम एज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए देखता है। ALS के मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसके बाजू, फिर इसका बलाई धड़, फिर इसके पाँव, फिर इसकी टांगें और आखिर में इसकी ज़बान भी इसका साथ छोड़ गई। यूं वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर इसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। इसके आखिरी वक्त इसके पूरे जिस्म में इसकी पलकों में जिंदगी मौजूद थी। वो सिर्फ पलकें हिला सकता था। डॉक्टरों ने इसको 1974 में गुड बाय कह दिया था, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और इस माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनांचे इसने व्हील चेयर पर ही कायनात के राजों से पर्दा उठाना शुरू किया तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर इसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया जो कि इसकी पलकों की जबान समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता। पलकें खास जाविये और रिदम में हिलती। ये रिदम लफ्जों की शक्ल इख्तियार करता और लफ्ज कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होने लगते और बाद में स्पीकर के जरिए नशर किए जाने लगे। मौजूद सामीन कराम, अगर यूं कहा जाए कि स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स था जो अपनी पलकों से बोलता था और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती थी तो बेजा ना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के जरिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस यानी कि कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फलसफे भी दिए। इसकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 237 हफ्ते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नॉवेल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरती के बारे में लेक्चर देना शुरू किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म स्टीफन की खिदमत हासिल करती रहीं। स्टीफन की व्हील चेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने रख दिया जाता और वो कंप्यूटर के जरिए लोगों को बताता, अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो आप लोगों के सारे एज़ा सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कह का लगा सकते हैं और अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वो मायूस क्यों हैं? 1990 में जब हॉकिंग ने अपने जैसे दूसरे साइंसदानों के ख्यालात सुने जिसमें टाइम मशीन को बनाने का जिक्र था, तो वो फौरी तौर पर इस बारे में फिक्रमंद हो गया। इसके वजदान ने इसको बताया कि वक्त में सफ़र करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल से आया हुआ कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं है। अगर वक्त का सफ़र करना इतना आसान होता कि जैसे किसी सैर व तफरी पर जाना, तो मुस्तकबिल से आए हुए लोग अपने कैमरों के साथ हमें तंग करने के लिए मौजूद होते और हमारे साथ तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त कर रहे होते। हॉकिंग ने एक चैलेंज दुनियाए साइंस को दिया कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो वक्त के सफ़र को नामुमकिन बना दे।
اس نے وقت کے سفر سے روکنے کے لیے قوانین طبیعت کی طرف سے ایک نظریہ تحفظ وقت پیش کیا تاکہ تاریخ کو مورخوں کی دخل اندازی سے بچایا جا سکے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے وقت کے بارے میں 5 اہم پیش گوئیاں بھی کی تھی، جو یوں ہیں۔ کچھ سال پہلے پرتگال میں ہونے والی ایک ٹیکنالوجی کانفرنس میں اسٹیفن کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کے لیے ایک بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ مستقبل میں یہ انسانی دماغوں کی حدود کو پار کرتے ہوئے انسانیت پر غالب آ جائے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک سائنسی کانفرنس میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق سے انسانوں کا رابطہ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن حال ہی میں کسینی خلائی شٹل کی تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے اور اس میں خربوں سیارے موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر زندگی موجود ہو۔ اسٹیفن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ خلائی مخلوق اپنے سیارے کے تمام ذرائع استعمال کرنے کے بعد دوسری دنیا کا رخ کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہاں بسنے کی کوشش بھی کرے۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ ہماری دنیا اگلے 10,000 سال میں ختم ہو جائے گی، جبکہ انسانوں کو اپنی بقا کے لیے دوسرے سیاروں کا رخ کرنا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے خلا میں پھیل جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عالمی سطح پر ہونے والی موسمی تبدیلی انسانیت کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل واپسی سطح پر آ گئی ہے، ہمیں اس کو جلد از جلد روکنا ہوگا۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔